तो हेलो भाई, स्वागत है आपका एक नए टॉपिक में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है टिप्पणियां। मतलब छोटे छोटे टिप्पणियां किनके किनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। निर्धनता का कुचक्र, जो निर्धनता का कुचक्र चल रहा है, साइकिल साइकिल चल रही है, उसके बारे में पढ़ेंगे। भारत में काले धन की समस्या, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 इंपॉर्टेंट है, ये आता है। ठीक है, इन चारों के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, उसकी टिप्पणी करेंगे छोटी छोटी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने वाले टॉपिक्स हैं, तो इनके बारे में पढ़ते हैं। जरूरी नहीं है कि यही चारों आएंगे, लेकिन इनमें से कोई एक जरूर आएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला, निर्धनता का कुचक्र यानी पॉवर्टी ट्रैप। जो इंसान निर्धनता के ट्रैप में फंस जाता है, कुचक्र में फंस जाता है, वही पढ़ेंगे हम लोग। परिचय डाल के शुरू करेंगे। निर्धनता का कुचक्र यानी पॉवर्टी ट्रैप एक ऐसी स्थिति हो जाती है जहां गरीब व्यक्ति या समुदाय आर्थिक कारणों से बाहर निकलने में असमर्थ होते हैं। ये नहीं होता कि चूहे के लिए जाल बिछाते हैं और वहां फंस जाता है तो चूहा निकलने में असमर्थ हो जाए। उसी प्रकार से एक निर्धनता का जो ऐसा कुचक्र है, यानी पॉवर्टी या गरीबी का ऐसा कुचक्र है, जो एक ऐसी स्थिति है जहां पे जो गरीब व्यक्ति या समुदाय होता है वो आर्थिक कारणों से बाहर निकलने में असमर्थ होते हैं। जो आर्थिक कारण होते हैं उनसे क्या होते हैं, बाहर निकलने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। जिससे क्या होता है, वे लगातार क्या होते हैं, गरीबी में फंसे रहते हैं। जिससे वे लगातार क्या होते हैं, गरीबी में फंसे रहते हैं। यह एक चक्रीय प्रक्रिया है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें गरीब व्यक्ति को उच्च शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, रोजगार के अवसर और सामाजिक सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच नहीं होती है। इसमें जो गरीब व्यक्ति की क्या होती है, एक ऐसी चक्रीय प्रक्रिया है, पॉवर्टी ट्रैप, निर्धनता का कुचक्र। इसमें जो गरीब व्यक्ति है उसको क्या होता है, उच्च शिक्षा तक, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल में, रोजगार के अवसर में और जो सामाजिक सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधा है उन तक पहुंच ही नहीं होती है उसकी, गरीब इंसान की। इस स्थिति के कारण क्या होता है, वे गरीबी से बाहर नहीं निकल पाते हैं। इसी स्थिति के कारण क्या होता है, वो गरीबी से बाहर नहीं निकल पाते हैं। उनकी स्थिति होती है लगातार क्या रहती है, बिगड़ती रहती है। उनकी स्थिति क्या होती है, लगातार बिगड़ती रहती है। आगे देखते हैं जो निर्धनता का कुचक्र कैसे काम करता है। कैसे काम करता है, देखो। जो आर्थिक संसाधनों की कमी, तो आर्थिक संसाधनों की कमी होती है तो निर्धनता का कुचक्र उस समय उत्पन्न होता है जब गरीब के व्यक्ति के पास वित्तीय संसाधन नहीं होते हैं। निर्धनता का कुचक्र उस समय उत्पन्न होता है, उसी समय चालू होता है जब जो गरीब व्यक्ति होता है उसके पास क्या होता है, व्यक्ति के पास वित्तीय संसाधन नहीं होते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते हैं। ठीक है, जिससे वे शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य उत्पादक गतिविधियों में निवेश ही नहीं कर पाता। वो खरीद ही नहीं पाता बेचारा, वो कितना गरीबी होता है उसमें निवेश ही, इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर पाता उसमें, जिससे उसका विकास रुक जाता है, जिससे उनका जो डेवलपमेंट है वो रुक जाता है और या ग्रोथ रुक जाती है। वे गरीब बने रहते हैं और वे क्या होते हैं, ऐसे ही गरीब बने रहते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी होती है। गरीब परिवारों के पास उच्च गुणवत्ता की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं न होने के कारण उनकी आने वाली पीढ़ियां भी गरीबी में जीने के लिए मजबूर हो जाती हैं। मतलब जो शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी के कारण क्या होता है, जो गरीब परिवार होते हैं उनके पास तो एक ना तो इतना पैसा है, ना उच्च गुणवत्ता की शिक्षा दे पाएंगे वो, ना वो स्वास्थ्य सेवाएं दे पाएंगे। उन्हीं कारण जो उनके बच्चे भी होते हैं वो भी गरीबी में जीने के लिए मजबूर होती है। ठीक है, जो गरीबी में जीने के लिए मजबूर होती है उनका रिसोर्सेस ही नहीं होते हैं। यह बच्चों के लिए आगे बढ़ने के अवसर नहीं छोड़ता। यह क्या होता है, जो बच्चों के लिए आगे बढ़ने का अवसर ही नहीं छोड़ती है गरीबी, और पूरी पीढ़ी गरीबी दायरे में फंस जाती है। और जो पूरी पीढ़ी तो पीढ़ी है वो गरीबी के दायरे में फंस जाती है। लेकिन जो बंदा दिमाग में बैठा लेता है मुझे इस गरीबी के चक्र को तोड़ना है, पॉवर्टी ट्रैप को तोड़ना है, वो तोड़ ले जाता है और वो काफी कामयाब इंसान बन जाते हैं। सामाजिक असमानताएं। सामाजिक असमानताएं क्या होती है, निर्धनता का कुचक्र अक्सर सामाजिक असमानताएं जैसे जातिवाद, लिंग भेदभाव और क्षेत्रीय भेदभाव से भी प्रभावित होता है। जो निर्धनता का कुचक्र है वो अक्सर क्या होता है, सामाजिक असमानताएं होती हैं, जैसे जातिवाद, लिंग भेदभाव और क्षेत्रीय भेदभाव से भी प्रभावित होते हैं। ये असमानताएं गरीबों के लिए अवसरों को भी सीमित कर देती है। और ये असमानताएं क्या होती है, जो गरीब होते हैं उनके लिए क्या होती हैं, अवसरों को सीमित कर देती है, उनके लिए अवसर क्या कर देती है, कम कर देती है। ठीक है, समानता है, जिससे उनकी स्थिति में सुधार ही नहीं हो पाता, जिससे उनकी स्थिति में क्या होता है, सुधार ही नहीं हो पाता है। आगे देखते हैं कि कम निवेश और उत्पादकता कैसे होती है। यानी कि जब किसी परिवार या समुदाय में संसाधनों की कमी होती है, जब कोई समुदाय हो गया, कोई परिवार हो गया, उसमें क्या होती है, रिसोर्सेस की कमी होती है, तो उनके पास उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक पूंजी या कौशल नहीं होते हैं। तो उनके लिए जो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या होता है, आवश्यक पूंजी नहीं होगी, जो उनकी जरूरतमंद पूंजी या पैसा होगा वो नहीं होगा, और कौशल स्किल नहीं होते हैं, जिससे वे क्या होते हैं, आर्थिक रूप से पिछड़ जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। उनकी स्थिति में सुधार का कोई अवसर ही नहीं मिल पाता है, और उनकी स्थिति में क्या होता है, कोई सुधार का अवसर नहीं मिल पाता। समाधान, इसका क्या समाधान है, मतलब इसका क्या समाधान कर सकते हैं। इसका एक ही समाधान है, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चलाई जाए, विकासात्मक नीतियां बनाई जाए। सरकारी योजनाओं जैसे मनरेगा शिक्षा में सुधार और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार गरीबी के चक्र को तोड़ने में मदद कर सकता है। ये सरकारी योजनाएं जैसे मनरेगा हो गया
और शिक्षा में सुधार हो गया, स्वास्थ्य सेवाएं हो गई, और ये विस्तार गरीबी के चक्र को क्या करता है, तोड़ने में मदद कर सकता है। विकासात्मक जो नीतियां हैं, जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश और आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश और आर्थिक विकास को देखें, उनके अवसरों का सृजन, गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए आवश्यक आवश्यक क्या होता है, बहुत ज्यादा जरूरी है। विकासात्मक जो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो निवेश हो रहा है, आर्थिक विकास के अवसरों का सृजन गरीबों को क्या है, गरीब से बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, अगला हम लोग की टिप्पणी है कि भारत में काले धन की समस्या है। ये भी बहुत ज्यादा है कि ब्लैक मनी प्रॉब्लम इन इंडिया, ब्लैक मनी के कारण ही क्या होता है कि टैक्सेस नहीं, टैक्सेस चोरी होते हैं, और इसके कारण जो है शिवाजी द बॉस आपने देखी होगी, उसमें कहता नहीं ब्लैक मनी के ऊपर है पूरी मूवी। अगर समझने वाली होगी तो आप समझे होगे कि जो टैक्सेस जो लोग नहीं भरते हैं वो उसकी वजह से महंगाई, मतलब सरकार का पैसा नहीं बचता, महंगाई बढ़ती है। देखो गरीब अमीर आदमी तो वो चीजें खरीद लेगा, लेकिन गरीबी पे वो टूट पड़ती है महंगाई, और वो बेचारा मतलब वो जरूरतमंद की चीजें भी नहीं खरीद पाता। ठीक है, तो भारत में काले धन की क्या समस्या है, ब्लैक मनी प्रॉब्लम। तो परिचय बोलेंगे, इंट्रोडक्शन डाल के शुरू करेंगे कि भारत में काले धन की समस्या एक गंभीर और आर्थिक सामाजिक मुद्दा बन चुकी है। भारत में जो काले धन की समस्या है वो एक बहुत ज्यादा गंभीर और आर्थिक और सामाजिक मुद्दा बन चुकी है। काले धन से यह तात्पर्य उस धन से है, काले धन का तात्पर्य उस धन से है जो कानूनी तरीके से अर्जित नहीं किया गया, जो क्या है, कानूनी तरीके से अर्जित नहीं किया गया, और जो टैक्स चोरी, भ्रष्टाचार और अन्य अवैध तरीकों से पैदा होता है। और क्या होता है, जो टैक्स की चोरी से, भ्रष्टाचार से और अन्य अवैध तरीकों से, मतलब वैध तरीके से जो पैसा नहीं पैदा किया जा रहा है, 2 नंबर का पैसा ही समझ लो काला धन है। ठीक है, ब्लैक मनी है, अन्य अवैध तरीकों से पैदा होता है। काले धन का इस्तेमाल, जो काले धन का इस्तेमाल होता है अक्सर वैध अर्थव्यवस्था से बाहर होता है। जो काले धन का इस्तेमाल होता है वो अक्सर जो वैध अर्थव्यवस्था है, जो लीगल जो अर्थव्यवस्था है उससे बाहर होता है, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान होता है और आर्थिक असमानता बढ़ती है। ठीक है, और उससे आर्थिक असमानता बढ़ती है, मतलब अमीर तो अमीर ही होता है, गरीब और गरीब होता है। ठीक है, तो काले धन के कारण क्या होता है, काले धन कारण किसके कारण होता है काले धन, टैक्स चोरी पर जो अभी मैं बता रहा, शिवाजी द बॉस में आपने देखा ही होगा मूवी में, उच्च आय वाले जो व्यक्तियों और व्यवसायों द्वारा जो टैक्स चोरी करना कहता काले धन का प्रमुख कारण है। उच्च आय वाले जो व्यक्ति हैं, इनके पास बहुत पैसा है, और जो व्यवसाय हो गए उनके द्वारा अगर टैक्स चोरी हो तो काले धन का क्या होता है, एक प्रमुख कारण बन जाता है। भ्रष्टाचार बोले तो भ्रष्टाचार की वजह से सरकारी अधिकारियों द्वारा अवैध तरीके से धन प्राप्त करना। सरकारी अधिकारी है, 2 नंबर लाओ लाओ, घूस दे दो, घूस दे दो, घूस ले ली, अवैध तरीके से धन प्राप्त कर रहा है, जैसे घूस लेना हो गया, भी काले धन के सच्चे का कारण बनता है। ठीक है, ये बता रहा था मैं। नौकरशाही और राजनीतिक प्रभाव, नौकरशाही और राजनीतिक प्रभाव क्या कह रहा है कि जो काले धन को विभिन्न अवैध चैनलों के माध्यम से सफेद किया जाता है। जैसे जो राजनीतिक प्रभाव का है, काले धन के जो विभिन्न अवैध चैनल हो गए उनके माध्यम से सफेद किया जाता है, और यह भ्रष्टाचार की संस्कृति को बढ़ावा देता है। जैसे देखा नहीं, एनजीओ खोल दिए, उसमें वह डोनेशन देना, वो काला धन व्हाइट हो रहा है। ठीक है, हॉस्पिटल खोल दिया, कोई ऐसे पब्लिक सर्विस की कोई चीज खोल दी, स्कूल कॉलेज कुछ भी खोल दिया, तो उससे क्या था, ब्लैक मनी व्हाइट हो रहा है अंधाधुंध। ठीक है, होटल खोल दिया, कुछ भी खोल दिया, तो ऐसे करके। अनौपचारिक क्षेत्र क्या होते हैं, भारत में बड़े पैमाने पर अनौपचारिक या इनफॉर्मल अर्थव्यवस्था का अस्तित्व है। जो भारत में जो बड़े पैमाने पर क्या होता है, अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल अर्थव्यवस्था का क्या अस्तित्व है, जहां नगद लेन देन और रिकॉर्ड की कमी के कारण काले धन का संचय होता है। जहां नगद लेन देन और जो रिकॉर्ड की कमी के कारण क्या होता है, काले धन का संचय होता है। ठीक है, काले धन के प्रभाव, काले धन के प्रभाव क्या होते हैं, काले धन के प्रभाव को देखें तो आर्थिक असमानता, विकासात्मक गतिविधियों में बाधा और देश की छवि पर असर। आर्थिक असमानता कहते हैं काले धन का संचय गरीब और अमीर के बीच की खाई को और बढ़ाता है। काले धन का संचय क्या होता है, गरीब और अमीर के बीच की खाई को और बढ़ाता है, जिससे सामाजिक असमानता और आर्थिक न्याय की भावना को नुकसान होता है। जिससे सामाजिक असमानता और आर्थिक न्याय की भावना को क्या होता है, नुकसान होता है। विकासात्मक गतिविधियों में बाधा, काले धन की वजह से सरकारी योजनाओं और सार्वजनिक धन में इस्तेमाल में पारदर्शिता की कमी होती है। काले धन की वजह से क्या होता है, सरकारी योजनाओं और जो सार्वजनिक धन के इस्तेमाल में क्या होती है, पारदर्शिता की कमी होती है। इससे विकास कार्य प्रभावित होते हैं, जिससे क्या होते हैं, जो विकास कार्य क्या होते हैं वो प्रभावित होते हैं। देश की छवि पर असर होता है। काले धन से देशों के बाहर धन की तस्करी होती है। काले धन से क्या होता है, देशों के बाहर जो है धन की तस्करी होती है सबसे पहले तो, जिससे क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या होता है, भ्रष्टाचार और आर्थिक असंतुलन की छवि बनती है। इसके क्या क्या समाधान है, इसके क्या सॉल्यूशन है, मुद्राबंदी हुई थी। ठीक है, कराधान सुधार करा जाए और स्वच्छ और पारदर्शी प्रशासन को जागृत होना पड़ेगा।
मुद्रा बंदी मतलब पैसे बंद हो गए थे, 100, 1000 और 500 के नोट बंद हुए थे। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नोटबंदी का उद्देश्य काले धन को समाप्त करना था। हालांकि इसके प्रभाव पर काफी बहस हुई थी, हालांकि इसके प्रभाव पर बहस तो बहुत हुई थी, लेकिन अच्छा करा मोदी जी ने। लेकिन हो उतनी घूसबाजी रही है, कुछ कही कहो कुछ ना कहो, लेकिन हो उतना ही रहा। टैक्स प्रणाली में सुधार और करदाताओं को प्रोत्साहित करने के उपायों से काले धन पर नियंत्रण पाया जा सकता है। जो टैक्स प्रणाली है उसमें अगर सुधार और करदाताओं को प्रोत्साहित करें तो उससे क्या होता है, उसके उपाय से काले धन पर क्या क्या पाया जाता है, नियंत्रण पाया जा सकता है। स्वच्छ और पारदर्शी प्रशासन क्या होता है, भ्रष्टाचार को समाप्त करने और सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए सख्त कदम उठाने जरूरी है। मतलब क्या है, भ्रष्टाचार को समाप्त करने और सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए सख्त कदम उठाने बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यानी जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है डायरेक्ट, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, वो कैसे होता है, तो परिचय डाल के शुरू करेंगे। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई का अर्थ है जब एक विदेशी कंपनी या निवेशक किसी देश की में व्यापार या उत्पादन के क्षेत्र में पैसा निवेश करती है। मतलब कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट करे, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जब एक विदेशी कंपनी या कोई निवेशक हो गया, कोई बाहर की कंपनी हो गई, या कोई पैसा लगाने वाला किसी देश में व्यापार हो या उत्पादन के क्षेत्र में पैसा निवेश करता है। यह निवेश उस देश की कंपनियों में, यह निवेश क्या होता है, उस देश की कंपनियों में क्या होता है, हिस्सेदारी खरीदने या नए व्यापार की शुरुआत के रूप में हो सकता है। मतलब या तो यह निवेश उसकी हिस्सेदारी, शेयर्स लेने के उसमें हो सकता है, या नए व्यापार की शुरुआत करने के रूप में हो सकता है। एफडीआई किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण होता है। एफडीआई क्या होता है, किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह पूंजी, प्रौद्योगिकी और बाजार पहुंच लाता है। मतलब ये क्या करता है, पूंजी भी लाता है, प्रौद्योगिकी भी लाता है और बाजार की पहुंच भी लाता है, जो विकास को तेज कर सकता है। जो क्या कर सकता है, विकास को तेज कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो बोला एफडीआई के लाभ क्या क्या होते हैं। देखो भाई, एफडीआई के क्या लाभ होते हैं, पूंजी का प्रवाह, दूसरा है तकनीकी उन्नति, तीसरा हो गया रोजगार सृजन और चौथा हो गया निर्यात संवर्धन। पढ़ते हैं भाई। पूंजी का प्रवाह क्या होता है, एफडीआई देश में निवेश को बढ़ाता है। सबसे पहले तो एफडीआई क्या होता है, देश में निवेश को बढ़ाता है, बढ़ा देता है, और जिससे पूंजी का प्रवाह होता है, जिससे क्या होता है, पूंजी का प्रवाह होता है और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। और साथ ही साथ क्या होता है, आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। तकनीकी उन्नति बोले तो विदेशी कंपनियां क्या होती हैं, अक्सर नवीनतम तकनीकों और प्रौद्योगिकियों के साथ आती हैं। जो विदेशी कंपनियां होती हैं वो अक्सर क्या होती हैं, नवीनतम तकनीकी और प्रौद्योगिकी के साथ आती हैं, जिससे देश में उत्पादकता और दक्षता में वृद्धि होती है। जिससे देश में क्या होता है, उत्पादकता और दक्षता में वृद्धि होती है। रोजगार सृजन होता है, यानी एफडीआई से नई कंपनियों और उद्योगों का गठन होता है। एफडीआई हो गए, उससे क्या होता है, नई कंपनियां हो गई और उद्योग होगा, उनका गठन होता है, जिससे क्या होता है, रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। जिससे क्या होता है, रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। निर्यात संवर्धन को देखें तो विदेशी निवेशक अक्सर अपने उत्पादकों को दूसरे देशों में निर्यात करने के लिए प्रोत्साहन के लिए उत्पादन करते हैं। मतलब विदेशी निवेशक ऐसे हो गए, यानी विदेशी निवेशक क्या होते हैं, अक्सर अपने उत्पादों को दूसरे देशों में, जो मतलब अपने उत्पादों को क्या दूसरे देशों में निर्यात करने के लिए क्या होते हैं, उत्पादन करते हैं, जिससे देश का निर्यात बढ़ता है। जिससे क्या होता है, देश का निर्यात बढ़ता है और विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। और साथ ही साथ क्या होती है, विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है। एफडीआई के जोखिम क्या क्या होते हैं, एफडीआई के जोखिम है यानी स्थानीय उद्योगों का प्रभाव, यानी एफडीआई से स्थानीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। जो एफडीआई होगा उससे क्या होता है, स्थानीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, जिससे उनकी स्थिति कमजोर होती है। जिससे क्या होती है, उनकी स्थिति कमजोर होती है। मतलब स्थानीय कंपनियों की में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, एक को पैसा लगा जाए उनमें उसकी, लेकिन स्थिति उसकी बाद में कमजोर है। एक में पैसा लगा जाए तो समय लगा नहीं, आपस में लड़ बैठे, अपनी स्थिति कमजोर कर ली। ठीक है, इसी प्रकार से देखेंगे कि संप्रभुता का खतरा क्या बनता है, यानी अत्यधिक विदेशी निवेश से देश की आर्थिक संप्रभुता पर सवाल उठ सकते हैं। मतलब कि मेरे घर में पैसा है नहीं, बाहरी लोग पैसे देते रहते हैं, मतलब अपनी सोवरेंटी पर खतरा दिखता है। मतलब अत्यधिक अगर विदेशी निवेश ही हो रहा है किसी देश में तो उसकी आर्थिक संप्रभुता पर सवाल उठ सकते हैं, क्योंकि विदेशियों के निवेश से देश की नीति पर असर पड़ सकता है। मतलब अगर विदेशी निवेश कर रहा है तो देश की नीति पर असर पड़ सकता है। अस्थिरता क्या होती है, अनस्टेबिलिटी, वैश्विक बाजारों में उतार चढ़ाव के कारण जो एफडीआई प्रवाह अस्थिर हो सकता है। मतलब अगर विदेशी बाजार हो गए, यानी जो वैश्विक बाजार हो गए, उनमें क्या होता है, अगर उतार चढ़ाव होगा तो उसके कारण क्या होता है, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे क्या पड़ सकता है, उसके प्रवाह अस्थिर हो सकते हैं। ठीक है, और जिससे अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता पैदा हो सकती है। जिससे क्या हो सकता है, अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता पैदा हो सकती है। इसके क्या समाधान है, इसके समाधान भी सिंपल से नियामक ढांचा और स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन। नियामक ढांचा क्या, एफडीआई को आकर्षित करने के लिए मजबूत और पारदर्शी नियामक ढांचा
होना चाहिए। मतलब अगर एफडीआई को आकर्षित करना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, मजबूत और पारदर्शी नियामक ढांचा होना चाहिए जो निवेशकों के लिए क्या हो, विश्वास पैदा करता है, जो निवेशकों के लिए क्या करता है, विश्वास पैदा करता है। स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन, यानी कि एफडीआई के साथ साथ स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उपाय भी किए जाने चाहिए। मतलब एफडीआई के साथ साथ क्या होना चाहिए, जो स्थानीय उद्योग है उनको प्रोत्साहित करने के उपाय भी किए जाने चाहिए ताकि वे विदेशी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा कर सके और उनके द्वारा उत्पन्न अवसरों के लाभ उठा सके। मतलब ऐसे जो विदेशी कंपनियां हो गई उनसे प्रतिस्पर्धा कर सके और उनके द्वारा उत्पन्न जो अवसर है उनको लाभ उठा सके। ठीक है, अगला हम लोग का आखिरी टॉपिक है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार अकेला टॉपिक भी आ जाता है, ये तो मैं टिप्पणी बता रहा हूँ छोटा सा, इसका अकेला टॉपिक भी आ जाता है, वो भी ध्यान रखना आप। पढ़ लो आप, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यानी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ध्यान रखना। यानी जो इसका परिचय डालकर शुरू करने कि भारत में पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट एक महत्वपूर्ण कानूनी ढांचा है। भारत में अगर पर्यावरण की सुरक्षा का और संरक्षण के लिए क्या है, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्या है, एक महत्वपूर्ण कानूनी ढांचा है। यह अधिनियम भारत सरकार को पर्यावरण की रक्षा करने के लिए व्यापक शक्तियां प्रदान करता है। यह अधिनियम क्या करता है, भारत सरकार को पर्यावरण की रक्षा करने के लिए व्यापक रूप से शक्तियां प्रदान करता है। इसका उद्देश्य होता है सबसे एक ही कि प्रदूषण को नियंत्रित करना और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना। इसका उद्देश्य एक ही होता है कि प्रदूषण को नियंत्रित करना और प्राकृतिक संसाधनों की क्या करना, रक्षा करना। अधिनियम के मुख्य प्रावधान क्या क्या है, केंद्रीय सरकार को शक्तियां, प्रदूषण नियंत्रण, जुर्माना और दंड, प्राकृतिक आपदाओं से बचाव। ठीक है, पढ़ते हैं। केंद्रीय सरकार को शक्तियां, यह अधिनियम केंद्र सरकार को प्रदूषण नियंत्रण, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा और पर्यावरणीय मानकों को निर्धारित करने का अधिकार देता है। मतलब ये सब केंद्र सरकार के पास होगा, प्रदूषण नियंत्रण हो गया, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा हो गया, नेचुरल रिसोर्सेस की रक्षा हो गया और पर्यावरणीय मानक हो गए, उनको निर्धारित करने के लिए अधिकार देता है। प्रदूषण नियंत्रण क्या होता है, इसमें जल, वायु और मृदा प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विभिन्न उपायों की व्यवस्था की गई है। इसमें सबसे पहले तो जल हो गया, वायु हो गया और जो मृदा प्रदूषण है उसके नियंत्रण के लिए क्या होता है, विभिन्न उपायों की व्यवस्था की गई है। इसमें पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं। इसमें क्या है, पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिए मानक निर्धारित किए गए। जुर्माना और दंड तीसरा टॉपिक है कि जुर्माना और दंड भी इसमें शामिल है कि अगर जो नुकसान करेगा वही उसे जुर्माना देना पड़ेगा, उसे दंड मिलेगा, जो भी है। यदि कोई व्यक्ति या संस्था पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन करती है, यदि कोई संस्था हो गई, व्यक्ति हो गया, वो पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन करती है तो उसे जुर्माना या अन्य दंड का सामना करना पड़ता है। तो उसे जुर्माना या अन्य दंड का सामना करना पड़ता है। यह अधिनियम प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए कानूनी दबाव बनाता है। और यह अधिनियम क्या होता है, प्रदूषण फैलाने वाली जो गतिविधियां हैं उनको रोकने के लिए कानूनी दबाव बनाता है। ठीक है, प्राकृतिक आपदाओं से बचाव, यह अधिनियम प्राकृतिक आपदाओं और प्रदूषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय योजनाओं को लागू करने के लिए सरकार को अधिकार प्रदान करता है। यह अधिनियम क्या करता है, प्राकृतिक आपदाएं हो गई और जो प्रदूषण हो गए उन दोनों से निपटने के लिए क्या करता है, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय योजनाओं को लागू करने के लिए सरकार को अधिकार प्रदान करता है। सरकार को क्या करता है, अधिकार प्रदान करता है। अधिनियम की प्रभावशीलता क्या होती है, पर्यावरण जागरूकता और प्रदूषण की स्थिति में सुधार। ठीक है, पर्यावरणीय जागरूकता क्या होगा, यह अधिनियम देश में पर्यावरणीय जागरूकता बढ़ाने में सहायक रहा है। यह अधिनियम क्या है, पर्यावरण की जागरूकता बढ़ाने, मतलब अपना एनवायरमेंट को बचाना है। ठीक है, ये सब में जागरूकता फैलाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है अधिनियम। प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को लागू करने में भी प्रभावी रहा और प्रदूषण नियंत्रण, पॉल्यूशन मतलब कंट्रोल करने के लिए भी, उनके उपायों को लागू करने के लिए भी क्या रहा है, प्रभावी रहा। और प्रदूषण की स्थिति में सुधार बोले तो इस अधिनियम के माध्यम से भारत में प्रदूषण को नियंत्रित करने में सफलता मिली है। और इस अधिनियम के माध्यम से क्या हुआ है, भारत में प्रदूषण को नियंत्रित करने में सफलता मिली है। हालांकि इसके प्रभाव को क्षेत्रीय स्तर पर अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है। हालांकि इसके जो प्रभाव है उसको क्षेत्रीय स्तर पर अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, साथ में इसके बाद जो निष्कर्ष आ रहा है वो क्या कह रहा है, इसका निष्कर्ष कह रहा है आखिरी में कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एक महत्वपूर्ण कदम है जो पर्यावरण की रक्षा और प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्या है, कानूनी ढांचा प्रदान करता है। हालांकि इसके प्रभाव को और बढ़ाने के लिए कड़े कार्यान्वयन और निगरानी की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और आखिरी में इन सबका क्वेश्चन में निष्कर्ष क्या कर रहा है, टिप्पणियों का ऊपर दिए गए बिंदु यानी निर्धनता का कुचक्र, काले धन की समस्या, एफडीआई और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सभी महत्वपूर्ण विषय हैं जिनका समाज और अर्थव्यवस्था कानूनी दृष्टिकोण से गहरा संबंध है। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए कई उपायों की आवश्यकता है जिनमें नीति सुधार, कानूनी प्रावधानों का कड़ाई से पालन
और सार्वजनिक जागरूकता का प्रचार प्रसार भी शामिल है। ठीक है, तो ये हम लोग का टॉपिक था, छोटी छोटी टिप्पणियां थी, निरंतर का कुछ चक्र। उसके बाद था हम लोग का एफडीआई। एफडीआई के बाद था कि उसके बारे में हम लोग को पढ़ना था एक वो क्या कहते हैं इसमें, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और काले धन की समस्या। मतलब एफडीआई यानी काले धन की समस्या, चारों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए, टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए। और ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।